नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। भोजपुरी की एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत को लेकर चर्चा गर्म है। कारण ये है कि इस केस में सस्पेंस है, साजिश है, कई किरदार हैं, कुछ सामने हैं तो कुछ पर्दे के पीछे हैं। पुलिस की पैंतरेबाजियां हैं, भोजपुरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर महिलाओं को लेकर एक तरह की जिम्मेदारियां हैं और तरह तरह के धंधे धर्म धांधलियां हैं। आकांक्षा की मौत के सच सामने आ जाए तो भोजपुरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लंबे समय से चल रहे स्त्री दोहन शोषण के दुर्योधनों और उनकी आबरू का चीरहरण कर रहे दुशासनों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। अभी तक न्यूज़ चैनलों और खबरों में आकांक्षा की मौत को लेकर जो कुछ भी आपने देखा समझा है, उसमें आकांक्षा की ज़िंदगी और मौत के बीच जो हालात हैं उनको समझने परखने की शायद कोशिश नहीं की गई। इसलिए मुझे लगा अरसत में आकांक्षा की मौत के ज़रिए एक ऐसी खौफनाक दुनिया को देखा जाए जहां लड़कियां जाती तो हैं मगर वे जब पीछे देखती हैं तो लौटने की राह गायब हो चुकी होती है। उधर बस अंधेरा होता है। पीछे लौटने की कोशिश जब भी कोई करता है तो अक्सर उसका हश्र आकांक्षा की तरह होता है। सपनों और मकसद से भरी कम उम्र की जिंदगी का सवालों से भरा अंत। मैं कुछ सवाल आपके सामने रख रहा हूं इस आधार पर कि अगर ये सुसाइड है तो कोई भी आदमी खुदकुशी अभी जो वजह पैदा हुई है उसके चलते नहीं करता है, बल्कि उसके अंदर अपमानित, प्रताड़ित, नाकाम, नाउम्मीद होने के इतने कारण भरते चले जाते हैं कि जिंदगी के लिए कोई जगह बचती ही नहीं है। आदमी ऐसी हालत में ही मौत को अपनाता है। ऐसे में आकांक्षा को इस हद तक पहुंचाने वाला कौन है या पहुंचाने वाले कौन हैं, उनका चेहरा आज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मगर आकांक्षा की मौत जो सवाल पैदा करती है उनसे गुजरना ज़रूरी है। अगर मौत सुसाइड है तो आकांक्षा की बॉडी बिस्तर पर बैठने वाले पोजीशन में कैसे थी? बनारस के सोमेंद्र होटल के जिस कमरे में वह ठहरी थी उसके अंदर की स्थिति को समझने के लिए मैं इंडिया न्यूज़ रिपोर्टर आकाश यादव की रिपोर्ट को आपके सामने पहले रखना चाहता हूं, दिखलाना चाहता हूं। आप देखिए, मैं अपना सूज निकाल देता हूं और देखिए ठीक ऐसा ही कमरा था बगल वाला। और आप देखिए कैसे हो सकता है हैंगिंग। ये पंखा है और मैं बेड पे खड़ा हूं और आकांक्षा दुबे जिस बगल में जिस कमरे में थी वो ऐसे उनका पैर पड़ा था, यानी कि एक पैर ऐसे था, एक ऐसे था और ये पंखा था। सवाल खड़ा हो रहा है, ये पंखा है, देखिए इतनी ऊंचाई है और इसी में हैंगिंग हुआ था, यानी कि जस्ट बगल वाला जो कमरा था उसमें हैंगिंग हुआ था। आप तस्वीरों में पूरे बारीकी से देखिए, ऐसे ही पूरे कमरे हैं। हालांकि वो कमरा सील कर दिया गया है, उस कमरे में मीडिया अलाउ नहीं है, हम अंदर जाएंगे भी नहीं क्योंकि प्रशासन उसे अपने कब्जे में किया है। और देखिए ऐसे से व्यवस्थाएं हैं, एक सोफा उस कमरे में भी है, एक सोफा इस कमरे में भी है। और आपको दिखा दूं, ये देखिए बाथरूम है, ठीक ऐसा ही बाथरूम उसमें था। लेकिन बताया जा रहा है कि जब आकांक्षा दुबे सुसाइड की थी तो बाथरूम का जो नल था वो चल रहा था। और देखिए ये देखिए तस्वीर, ये जो है ये अलमारी है, यानी कि कपड़ा आप रख सकते हैं। ठीक बगल में आप ये देखिए, ये अभी बंद है, हालांकि अंदर कोई होगा, अभी अंदर से लॉक है। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए ऐसे ही कमरे हैं, ऐसे ही कमरे चारों तरफ है। लगभग 21 कमरे हैं, 21 कमरे हैं। 105 में आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया। जिस कमरे में उनकी खुदकुशी उन्होंने की या फिर उनकी हत्या हुई अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उस कमरे में बिस्तर और छत के बीच का फासला इतना नहीं है कि कोई लड़की जो 5 फीट 5 इंच की हो वो अपने दुपट्टे से अपने आप को टांग ले और उसकी मौत हो जाए। इसलिए सवाल ये है कि वो खुदकुशी है या फिर वो हत्या है। और खुदकुशी पुलिस ने बिना कुछ जांचे परखे और बिना कई सारे रिपोर्ट्स के आए कैसे बता दिया। इसलिए सवाल है, आपको समझ आ गया होगा कि पंखा जो ड्राइवर है और बेड पंखे के बीच में जो अंतर है उसमें कोई लड़की दुपट्टे से लटक कर फांसी नहीं लगा सकती है, नहीं मर सकती है, ये मुमकिन नहीं। अब कुछ सवाल हैं। सवाल ये कि जो आदमी आकांक्षा को पार्टी से लेकर रात 1:50 पर होटल सोमेंद्र पहुंचा, संदीप, उसको पुलिस ने पूछताछ के बाद जाने क्यों दिया?
पुलिस को लगा कि संदीप के जाने के बाद आकांक्षा अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आई, यानी कि संदीप उसकी मौत का कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि संदीप के जाने के बाद आकांक्षा इंस्टाग्राम पर लाइव थी। यह कैसे तय हुआ? पुलिस ने आखिरकार उसका मोबाइल क्यों नहीं सीज किया? अगर संदीप को उस दिन जाने ही देना था तो फिर पुलिस की शहर ना छोड़ने की हिदायत के बावजूद वो फरार कैसे हो गया? 25 मार्च की रात जो कथित ब्रेकअप पार्टी थी, उसमें कितने लोग थे और कौन कौन था, यह अब तक साफ क्यों नहीं है? आखिर उस पार्टी में आकांक्षा के दोस्त अरुण पांडे और श्रद्धा पांडे से अब तक पूछताछ क्यों नहीं हुई, जो उस पार्टी में शरीक थे? आकांक्षा की दोस्त अनुराधा अंतिम संस्कार करवाने के बाद सीधे मुंबई क्यों निकल गई, और अगर निकल भी गई तो आकांक्षा के परिवार से उसने दोबारा संपर्क क्यों नहीं किया? ये सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश आज अरशद कर रहा है। लिहाजा अपने कुछ मेहमानों के साथ मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने रिपोर्टर आकाश के पास चलना चाहता हूँ, बनारस में। आकाश, इस पार्टी को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं। बीच में ये कहा गया था कि नहीं, संदीप ने उस पार्टी का पैसा दिया था, वो पार्टी संदीप ने ऑर्गेनाइज की थी। आज ये जाकर के पता चल रहा है, जैसा पहले कहा गया, कि वो पैसा किसी और ने दिया। यह पैसा किसने दिया? पार्टी में कौन से लोग थे? पार्टी में संदीप कहाँ से आया? और संदीप कैसे होटल तक लेकर के आकांक्षा को? कहानी क्या है? देखिए राणा सर, जहाँ तक हमें जानकारी है कि जो आकांक्षा दुबे है वो पार्टी में पहुंचती है, लेकिन उनको बुलाने वाला कौन है? ये अरुण और श्रद्धा। अरुण और श्रद्धा फोन करते हैं आकांक्षा को कि आज हम पार्टी देंगे। आकांक्षा अपने होटल से इसी मैक्विल बार में पहुंचती है, जिस बार के ठीक नीचे मैं मौजूद हूं। आप देखेंगे कि 11वें फ्लोर पे ये बार है और इसी बार के नीचे मौजूद हूं। इस बार में 9:20 पर आकांक्षा, अरुण और श्रद्धा पहुंचते हैं। बार में एंट्री करते हैं, बार में पार्टी करते हैं। लगभग 11,000 का बिल आता है। लेकिन जहां तक मेरे सूत्र बताते हैं कि बार में पार्टी करने के बाद कुछ पेमेंट को लेकर आपस में बहस हुई है, जिसके बाद संदीप को फोन किया गया। संदीप आता है और जो पेमेंट है, ये पेमेंट जहां तक मेरे सूत्र बताते हैं अरुण पांडे और श्रद्धा ने किया। हालांकि उसके बाद संदीप को बुलाया जाता है। संदीप आकांक्षा को लेकर होटल पहुंचते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो होटल लगभग आधे घंटा का रास्ता है, यदि होटल से आप मैक्विल बार पहुंचते हैं तो आधे घंटे का सफर है, लेकिन यहां से होटल पहुंचने में संदीप ने लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा समय बिता दिया। ये एक बुनियादी बात है जो आकाश में उठा रहे हैं। में कहा गया, आकाश ने कहा कि वो पार्टी जो थी वो अरुण पांडे और श्रद्धा पांडे जो पति पत्नी हैं, उन्होंने फ्लोट की थी, पैसा भी उन्होंने ही दिया था, और जब पार्टी खत्म हुई थी उसमें संदीप पहुंचा हुआ था। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसमें बदलाव आते चले जाते हैं। 3 मेहमान मेरे साथ आज हैं, ख़ास तौर पर प्रियंका सिंह जो सिंगर हैं, शशांक शेखर जो वकील हैं आकांक्षा के परिवार के, मधु शर्मा जी जो आकांक्षा की मां हैं, और मेरी कोशिश आज ये है, और संजीव देसवाल हैं जो डिटेक्टिव हैं। बहुत सारे अपराध के मामलों में जो सबूत होते हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं, उनको जोड़ करके जो लोग एक नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वैसे लोग डिटेक्टिव कहे जाते हैं। मैं शशांक जी सबसे पहले सवाल आपसे करना चाहता हूं, चूँकि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बड़ी है। आकांक्षा की मौत सुसाइड और मर्डर, इन दोनों के बीच में फंसी हुई है। कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो आप लाजमी है यही कहेंगे कि वो मर्डर है, क्योंकि आपका पूरा वकालतनामा, आपका जो अपना स्टैंड है वो कमोवेश यही है। यह मर्डर कैसे है? क्या क्या ऐसे सुराग, सबूत, संकेत हैं जिनके आधार पर आप मानते हैं कि आकांक्षा की मौत जो है वो हत्या है? देखिए, सबसे पहले जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य होता है किसी अपराध को लेकर के, वो मौके की स्थिति होती है। तो जिस तरह से आकांक्षा दुबे बेड पर बैठी हुई हैं और उनके गले में एक फंदे टाइप का लगा करके उनको इस तरह से संभाला गया है एक तरह से कि वो गिरने न पावे, और उसका एक नाट्य रूपांतरण दिखा दिया जाए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है उससे लटक करके। लेकिन जिन परिस्थितियों में आत्महत्या करना दिखाया जा रहा है, उनकी पूरा जो कमर के नीचे का पूरा शरीर है वो बिल्कुल बेड पे पड़ा हुआ है और पैर फैला
फैला करके जैसे कोई आराम से बैठता है, उन परिस्थितियों में वो उस पर बैठी हुई हैं। और चादर जो उस पे बिछा हुआ है, जो फोटो है उस पे दिख रहा है कि बिल्कुल एक भी श्रिंकल उन चादरों में नहीं है। तो प्रथम दृष्टया ही देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आकांक्षा दुबे की हत्या करके उनको फांसी का रूप देने का प्रयास किया गया है। उसके बाद किसी भी आत्महत्या में मोटिव और वो जो नोट होता है, आत्महत्या का नोट होता है, वो भी एक पार्ट होता है। न तो उनके पास आत्महत्या करने का कोई मोटिव था, क्योंकि वो बहुत खुश थे। उनके इंस्टाग्राम के पोस्ट वगैरह जो लगातार पिछले 3-4-5 दिनों में लोगों ने देखे और मैंने भी देखे, तो वहां पर ऐसी कोई संभावना नहीं नजर आ रही थी। उनका जो गाना रिलीज होने वाला था, वो भी उन्होंने समर सिंह के साथ उसकी फोटो वगैरह, अरे उसके साथ वो पवन सिंह के साथ उसकी फोटो वगैरह लगाई हुई थी। तो उनके मरने का कोई मोटिव नहीं था, न तो कोई उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा है। उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जब आप देखेंगे तो उनके पोस्टमार्टम, और वो जो, अच्छा एक और बात है कि जो नॉट लगी हुई है उनके गले में, वो नॉट बिल्कुल साइड में लगी हुई है, जबकि जो आत्महत्या वाली नॉट होती है वो स्पेशल प्रकार की नॉट होती है, उसमें हैंग करते हैं, जिसमें गले के श्वासनली पर दबाव पड़ता है 7 से 8 केजी का बॉडी का वेट का, तब किसी व्यक्ति की जान निकलती है। और जान निकलने में 45 से 50 सेकंड या कभी कभी 1 मिनट 10 सेकंड भी लग जाता है। तो जब जान निकलने की प्रक्रिया शुरू होती है, उस समय कोई भी व्यक्ति जब इनर कॉन्शियसनेस में जाता है तो उसके तंत्रिका तंत्र उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए बोलते हैं, और जब उसके तंत्रिका तंत्र रिस्पॉन्ड करते हैं तो वह बचने का प्रयास करता है। उस तरह का कोई भी प्रयास आकांक्षा दुबे के मामले में नहीं दिखाई दे रहा है। और आकांक्षा दुबे ने न तो पैर वैर अपना बेड पे रख करके बचने की कोशिश की है, न तो चादर वहां बिल्कुल। शशांक जी ने अभी तक, शशांक जी मैं आपको रोकना चाहता हूं, आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं और दर्शकों के साथ मैं साझा करना चाहता हूं। शशांक जी ने 3 बातें कही। पहली बात उन्होंने ये कही कि आकांक्षा दुबे का जो गले का फंदा था, वो फंदा सीधे नहीं था, वो बगल में था, पहली बात। दूसरी बात कि सुसाइड नोट उन्होंने कहीं छोड़ के नहीं रखी है, सुसाइड नोट नहीं है। तीसरी बात यह है कि जब कभी भी आदमी फंदे से लटकता है, उसका पैर खाली जगह को पाता है, तो फिर पैर का इनर कॉन्शियस होता है, क्योंकि आप जब सुसाइड कर रहे होते हैं, जान जाने को होती है, तो शरीर जो है उसका नर्वस सिस्टम उस बात की कोशिश करता है कि जान बचे, इसलिए इंसान छटपटाता है। कहीं से भी पैर लगेगा तो उसकी टेक वो ले लेगा। ऐसी टेक लेने की गुंजाइश उसके पास थी कि वो बैठी हुई है, और बैठी हुई हालत में कोई आदमी लटका हुआ वो जान जा सकती है, लेकिन जब आदमी बैठा हुआ है उस हालत में उसकी जान चली जाए, यह भी समझ से, सोच से परे है। कई और सवाल संगीन हैं और मैं अपने मेहमानों को इसमें जोड़ूंगा। मैं आकांक्षा के केस में जो लोग सामने दिख रहे हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो आरोपी हैं, उनको आपके सामने आज मैं रख रहा हूं। लेकिन आकांक्षा का जो बॉयफ्रेंड और भोजपुरी सिंगर एक्टर समर सिंह, समर का दोस्त संजय सिंह, संदीप, समर को पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया और वह जुडिशियल कस्टडी में आज की तारीख में है। समर आजमगढ़ के मेहनगर का रहने वाला है। उसका एक फ्लैट वाराणसी के टकटकपुर में है। वह भोजपुरी का सिंगर और एक्टर है। उसकी कई फिल्में हैं और वीडियो एल्बम है। संजय सिंह समर की तरह ही आजमगढ़ का है। उसका घर बिलारीगंज में है। संजय बिल्डर का काम करता है और अपना पैसा वह समर आकांक्षा के फिल्मों एल्बम में लगाता रहा है। अब तक उसने लगभग 25 फिल्में बनाई हैं और जो कंपनी उसने बनाई भी वो समर के नाम से बनाई, समर फिल्म एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। संदीप सिंह बनारस के लंका का रहने वाला है, तीसरा आदमी जो होटल तक छोड़ने आया था और लगभग 8 साल से आकांक्षा के संपर्क में रहा है, जानता है। अगर वह इस मामले में बेकसूर है तो फिर पुलिस ने उससे पूछताछ के बाद जैसे उसको छोड़ा वो भाग क्यों गया। इसलिए पहली बात मैं संदीप सिंह के साथ करना चाहता हूं, संदीप सिंह पर करना चाहता हूं। 2 चीजें हैं, शशांक जी और प्रियंका जी। संदीप सिंह की भूमिका इसलिए कि वो अगर आदमी मॉलिक्यूलर बार से लेकर के आकांक्षा को चलता है, जिस होटल से बार तक जाने में रात के 8 बजे 1 घंटे का समय लगता है, रात के 12:30-1 बजे के आसपास जब सड़क खाली होती है और ट्रैफिक नहीं होता है, उस समय उसको 1.5 घंटे लगते हैं, जबकि वो फासला 30 मिनट का हो जाता है। तो 1 घंटे वो आदमी कहीं ना कहीं और रहा होगा। वो आदमी जब होटल पहुंचता है उसके बाद कमरे में जाता है, कमरे में 20 मिनट गुजारता है और
पुलिस को बताता है कि मैं दरअसल वॉशरूम चला गया था। अगर कोई आदमी वॉशरूम जाता है तो कमरे की लाइट ऑफ नहीं होती है, और वो जब आकांक्षा को लेकर कमरे में गया तो लाइट ऑफ कर दी गई। संदीप सिंह को लेकर के कई तरह के सवाल हैं, बावजूद इसके संदीप सिंह को पुलिस छोड़ देती है और वो फरार हो जाता है। संदीप सिंह की भूमिका आपके केस में क्या दिखती है शशांक शेखर जी? संदीप सिंह के जाने का वीडियो उस कमरे में आकांक्षा के साथ सारे लोग देखते हैं और पुलिस ने भी वही वीडियो रिलीज किया है। संदीप कमरे से निकलता है, इस बात की कोई भी वीडियो फुटेज अभी तक नहीं आई है, किसी भी मोड में नहीं है। आकांक्षा को ये बताया जाता है कि जब संदीप चले जाते हैं तो आकांक्षा रील पे अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आती है, और उस समय ये बताया जाता है कि संदीप सिंह वहां नहीं रहते, पहले निकल चुके होते। बताता कौन है? होटल का कर्मचारी बताता है। वो जो रील होती है उसका स्क्रीनशॉट दिखाता कौन है? होटल का कर्मचारी दिखाता है। तो होटल के कर्मचारी और संदीप के बीच में ऐसा कोई कनेक्शन है कि संदीप सिंह अंदर उसके साथ गए, आकांक्षा के साथ, लाइट बंद हुई। अच्छा, एक बात और आपको बताऊं कि जब वहां पर पुलिस गई, वहां पर जांच हो रही थी, तो वहां पर कुछ पत्रकार बंधु भी थे जब फॉरेंसिक जांच चल रही थी कमरा नंबर 105 में। तो उनका कहना यह है कि वहां 3-4 शराब की बोतलें रखी हुई थी और 3-4 गिलास रखे हुए थे वहां पर टेबल पे, और आकांक्षा उस होटल के बाहर थी। इसका मतलब यह है कि संदीप के और आकांक्षा के होटल में आने से पहले उस कमरे में 2-3 लोग बैठ करके शराब पी रहे थे, और जब आकांक्षा अंदर जाती है संदीप के साथ तो तुरंत कमरे की लाइट बंद कर दी जाती है। कमरे की लाइट बंद करने के बाद 17 मिनट बाद वो लड़का बाहर निकलने की बात होटल मैनेजमेंट द्वारा बताई जाती है। लेकिन संदीप सिंह के वहां रहते ही संदीप सिंह उस कमरे में ही था जिस समय आकांक्षा की रील को उस होटल के कर्मचारी के द्वारा ये बताया गया कि शशांक शेखर ये आकांक्षा के वकील हैं, 4 बातें कह रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही मजबूत दावेदारियां हैं। पहली बात ये है कि कमरे में, जब मैं चाहूँगा अपनी टीम से कि वो उस वीडियो को दिखाएं जिस समय आकांक्षा रात के 1:52 के आसपास दोबारा लौट करके अपने कमरे में दाखिल हो रही है और संदीप साथ है। जब रात के 1:52 पर दोनों अपने कमरे में दाखिल हुए तो बकौल शशांक शेखर सिंह, जो आकांक्षा के वकील हैं, उस कमरे के भीतर 3-4 लोग और थे, और जैसे ही कमरा खोल करके आकांक्षा अंदर गई, कमरे की लाइट ऑफ कर दी गई और वो लोग अंदर थे और संदीप भी अंदर था। संदीप के अंदर जाने, आकांक्षा के अंदर जाने के बाद का वीडियो कहीं नहीं है। पुलिस कहती है कि उसके 20 मिनट के बाद संदीप निकल गया, लेकिन पुलिस की इस बात का प्रूफ नहीं है, डिजिटल प्रूफ। जैसे कि संदीप के अंदर जाने का आकांक्षा के साथ का वीडियो है, वैसे संदीप के निकलने का कोई प्रूफ नहीं है। और आकांक्षा का रात के 2:21 पर जो इंस्टाग्राम पर लाइव है, लगभग 20 मिनट के आसपास लाइव है उसका, उस समय 900 के आसपास लोग उसको देख रहे थे। उस समय वो चुप है और रो रही है, वो डिप्रेशन का शिकार दिख रही है, तकलीफ में दिख रही है, दर्द में दिख रही है। ये रात कर 2:21 और 1:52 के बीच में क्या हुआ? 1:52 पर जब दाखिल होता है संदीप आकांक्षा को लेकर कमरे के भीतर, शशांक शेखर सिंह का कहना यह है कमरे के भीतर जो बोतलें पड़ी हैं शराब की, वो शराब की बोतलें कुछ लोग कमरे के भीतर पी रहे थे। कमरे को बंद किया गया, दरवाज़ा बंद हुआ, लाइट ऑफ की गई, उसके बाद आकांक्षा के साथ कुछ और हुआ होगा, यह इनका अंदेशा है। इसके आधार पर कोर्ट में ये अपना मुकदमा लड़ेंगे। लेकिन प्रियंका जी, आप इस मामले को नज़दीक से देखती हैं, आप जानी मानी सिंगर हैं भोजपुरी की, आकांक्षा के परिवार से आप जुड़ी हुई हैं। जब अंतिम संस्कार चल रहा था आकांक्षा का, उस समय भी आप घाट पर थीं। अभी तक इस मामले को जिस तरीके से आपने देखा है, समझा है, जाना है, और आपके भीतर जो सवाल संदेह पैदा हो रहे हैं, उसके आधार पर आप अपनी बात रखने के लिए यहाँ हैं। आपको सुनना चाहता हूँ मैं। इस सारे मामले में जिस दिन पहली बार जो है ये न्यूज़ वायरल हुई थी कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर ली, इस तरीके की न्यूज़ जैसे ही वायरल हुई थी तो पहली फोटोग्राफ्स देखते ही ये विश्वास ही नहीं हुआ कि जिंदगी से भरी हुई इतनी प्यारी लड़की आत्महत्या कर सकती है। और जो फोटो वायरल हुई थी उसको देख के पहले ही नजर में कोई कह ही नहीं सकता कि वो आत्महत्या है।
वो सीधा सीधा है कि वो हत्या ही है, और जो भी उसको आत्महत्या कहता है, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा और समझने की आवश्यकता है। इन सारी बातों के बीच में मैं पहला लाइव जो है आई थी, और मैंने यही कहा था कि जो, क्योंकि आधिकारिक रूप से किसी चीज की बात को हम कह नहीं सकते थे क्योंकि हम ऑथराइज नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि अगर लड़कियां इस स्थिति में पहुंच जाती हैं तो एक, क्योंकि मैं खुद एक कलाकार हूं और खुद एक मैं महिला हूं, तो मुझे समझ में आता है कि कई बातें ऐसी होती हैं, कई परिस्थितियां ऐसी होती कि हम अंदर से घुट रहे होते हैं और अपनी बात किसी को साझा नहीं कर पाते हैं। तो मैंने उस लाइव में आकर यही कहा था कि अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है, अगर आप अपनी माँ से नहीं कह सकते, अपने परिवारजनों से नहीं कह सकते, अपने दोस्तों से नहीं कह सकते, तो कम से कम कोई ऐसा दोस्त बनाइए जो आपकी बात को साझा करके आपकी बातों को, आपके दुख को, आपकी मनस्थिति को समझ सके। और अगर नहीं होता है तो आप, मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट करिए, क्योंकि मैं ऐसी चीजों को कभी भी यही कहूंगी कि जिंदगी बार मेरा सवाल बार दूसरा नहीं है। मिलती मेरा सवाल और ठीक है कि जो लोग परेशान होंगे, परेशान हाल होंगे, उनको आप मदद देना जी। चाहते हैं, वो आपको संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख जी, में आकांक्षा के मामले बिल्कुल। में जो कुछ भी आपने देखा है, आपका संदेह क्या है और उसके कारण क्या क्या है? हाँ, उस मेरा संदेह सीधा सीधा है, क्योंकि जब मैं जब पोस्टमार्टम से जब है इसकी आकांक्षा की जो है डेड बॉडी जो है निकली थी, तो उस वक्त जो है मैं लगातार जो है आकांक्षा की मदद से संपर्क में होने की कोशिश कर रही थी, और मैं लगातार फोन कर रही थी, मेरा फोन नहीं उठ रहा था। तो ऐसे में जो है हम लोगों ने एक फोन कॉल, पहले भी एक कॉल रिकॉर्डिंग सबने सुनी है। उस फोन कॉल के बाद हमें ये संशय लगा अंदर से कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस चीज को मिसलीड कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन है। तो उसके बाद मैंने भी एक कॉल किया और मैंने पूछा कि आप आकांक्षा की बॉडी को लेकर कहाँ जा रहे हैं, मैं उनकी फ्रेंड हूँ, मैं उनके जो है अंत्येष्टि संस्कार में शामिल होना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे किसको बताना है, आपको बताना है? मैंने कहा जी हाँ। तो कहे कोई जरूरत नहीं है आपको आने की और मत आइए आप। तो मुझे ये डाउट हुआ कि आखिर ऐसा क्यों कह रही हैं वो ये? आदमी और कौन फिर था? उसके बाद वो मैं आदमी सीधा कौन जो था है, जो अंतिम संस्कार कहाँ होगा इस बारे में कोई जानकारी आपको देना नहीं चाहता था? वो अनुराधा सिंह थी। इसकी पुष्टि मुझे तब हुई जब मैं मणिकर्णिका घाट पर पहुंची और वहां पे इतनी सारे, क्योंकि वहां पर हम सिर्फ जो है, क्योंकि मैं कभी, सबसे पहली बात है कि मैं आकांक्षा को कभी मिली नहीं हूं, कभी उससे कोई बातचीत नहीं रही है मेरी, लेकिन एक कलाकार होने के नाते मेरी उसके साथ सिंपैथी थी। और जिस तरीके से इनकी माँ थाने में जिस तरीके से रो रही थी, कोई भी कलाकार बंधु वहां पर उपस्थित नहीं था। ये कहीं ना कहीं मेरे लिए काफी जो है दुखी करने वाला पल था, इसलिए मैं वहां गई थी। और वहां पे इतने सारे डेड बॉडीज जो जल रही थी मणिकर्णिका घाट पे, वहां पर पूछते पूछते मैं पहुंची, क्योंकि सिर्फ आकांक्षा की माँ को मैं पहचानती थी और आकांक्षा की माँ ही वहां नहीं थी। और जब बहुत ढूंढने के बाद मैं तब वहां पहुंची जब 70% तक यानी बॉडी आप जल ये चुकी कह थी। रही हैं कि वहां पर अंतिम मैं पहुंची। संस्कार की तैयारी परिवार के अलावा किसी और लोगों ने, कि उसमें अनुराधा सिंह की भूमिका होगी। अनुराधा सिंह आपको घाट तक नहीं आने देना चाहती थी, आप किसी तरीके से ढूंढ कर घाट तक जी। पहुंची, तो अनुराधा सिंह की भूमिका जो है वो आपको संदेह के दायरे में दिख रही है। मैं में मधु ले जी, आती चूंकि है, क्योंकि आकांक्षा मैं आकांक्षा की मां मेरे साथ जुड़ गई हैं। मधु जी, आपका स्वागत मैं करता हूं। चूंकि दो चीजें हैं, आपने रिपोर्ट में ये कहा था कि समर सिंह और संजय सिंह दो ऐसे लोग हैं जो आपकी बेटी के मौत के गुनहगार हैं। एक नाम अनुराधा सिंह का आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि अनुराधा सिंह ने ही आप लोगों का टिकट कटवाया था आपका और आपके बेटे का मुंबई से बनारस आने के लिए, वो अंतिम संस्कार में शामिल भी हुई थी। इस पूरे केस में आप लगातार लड़ रही हैं, अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रही हैं। आपको क्या लगता है, समर, संजय, अनुराधा, कौन आदमी है जो आपकी बेटी की मौत का कारण हो सकता है? अपराधी तो समर सिंह और संजय सिंह हैं, जी। लेकिन इसमें अनुराधा भी इन्वॉल्व है। अनुराधा मेरी लड़की की सहेली थी, बहन थी। मेरी लड़की बहुत उसको माने, मेरी लड़की बहुत अच्छी थी, वो हर किसी पे विश्वास कर लेती थी। मेरी लड़की, उसको लंदन में मेरी लड़की से मुलाकात हुआ अनुराधा का, वहां से बात चालू थी। फिर मेरे लड़की मेरे रूम की ओपनिंग में भी वो आई थी, गणपति में भी आई थी, और मेरे घर से मेरी रानी उसके घर पे दौड़ दौड़ के जाती थी। वो बीमार होती थी, चाहे कुछ भी काम हो, हमारी रानी उसके पीछे दौड़ती रहती। एक बहन मान के एकदम, माने ये सब मुंबई में चल रहा था ना? हाँ, मुंबई में रहती है, नाला सपारा वेस्ट में, हम लोग ईस्ट में रहते हैं।
तो आई, ये सबसे पहले मेरी रानी का इसने ही मुझे बोला, कोई मुझे खबर नहीं दिया। सबसे पहले अनुराधा ने ही मुझे खबर दिया कि माँ आकांक्षा को क्या हुआ। मैं बोली क्या हुआ आकांक्षा को? बोलती आकांक्षा ने सुसाइड कर लिया। मैं बोली क्या बात करते, तेरा दिमाग उमाग सही है? तो रो रही। फिर मेरे घर पे सब ढेर सारे आदमी आने लगे, अब फोन भी आने लगे। मैं बोली क्या, बोली रुको मैं अपनी लड़की के मोबाइल पे अपने रानी के लगाती हूँ। तो मैं अपनी लड़की के मोबाइल पे फोन लगाती गई तो फोन कोई उठाया, बोलता है कि हेलो कौन? मैं बोली आप कौन बोल रहे हैं? मेरी लड़की से बात करवाई। बोलते चलो रखो फोन, बाद में करना। फिर फोन मैं करती गई फिर उठाए तो बोलते मैं सारनाथ, बनारस सारनाथ चौकी से, थाने से बोल रहा हूँ। तो मैं बोली मेरी लड़की आकांक्षा कहाँ है, क्या हुआ, मुझे बात कराओ। तो बोलते हैं कि बाद में बात करवाता हूँ। पहली बात की ये पुलिस वाले भी मेरी लड़की का नहीं बताए कि आपकी लड़की का डेथ हो गया है या क्या हो गया है, ये लोग भी मुझे नहीं बताया। और मेरे बगैर इजाजत के, ये किसके इजाजत से मेरी लड़की का होटल से 100 निकाले, मैंने मेरे से तो इजाजत नहीं लिए ना मेरे से बताई। और मेरी लड़की को 100 निकाले लावारिस के जैसा। मेरी लड़की लावारिस थी, किसके कहने पे लावारिस के जैसा निकाले? उनको पता था ना ये पुलिस प्रशासन को कि वो भोजपुरी एक्टर आकांक्षा दुबे है, तो वो मेरी लड़की को लावारिस के जैसा कैसे निकाले? कौन बोला इनको निकालने के लिए मेरे से बगैर इजाजत लिए? मधु जी, दो मैं सवाल छोटे छोटे पूछता हूं। आपकी बेटी को पुलिस ने उनकी बॉडी को होटल से निकाला तो आपको नहीं बताया गया, आप यही कह रही ना? नहीं बताए, मैंने फोन पहली बात मैं धीरे धीरे पूछता हूं। पहली बात कि आपकी बेटी की बॉडी को पुलिस ने होटल से निकाला, इस बारे में कोई फोन कोई जानकारी आपको नहीं दी गई। दूसरी बात, पोस्टमार्टम कराने के बारे में आपको जानकारी थी? नहीं, मुझे, मैं बोली थी कि मुझे बोले, मैं बोली पोस्टमार्टम करने के लिए बोले, पोस्टमार्टम मेरे इजाजत के, मैं जब तक नहीं आऊंगी तब तक नहीं होगा। पोस्टमार्टम आपकी बेटी का हुआ तो उस कागज पे दस्तखत किसके हैं? पोस्ट में दस्तखत इतना होश नहीं है, तो मुझे क्या बोले, यानी आप पति पत्नी के नहीं है ना? आप पति पत्नी के नहीं है, माँ बाप के तो नहीं है ना? नहीं नहीं, भाई का भी नहीं है? हम लोग के किसी का नहीं है। तो मुझे 4-5 बज गया, 5 बजे मुझे सारनाथ थाने पे मेरा केस लिखा गया। और जो बयान मैंने किया है वहां, जो लिखवाया है, वो केस बयान दर्ज नहीं किए हैं। वो जो मैंने लिखवाया है वो केस उन्होंने नहीं लिखा है, अपने तरीके से केस लिखा है और अपने तरीके से ये केस दर्ज किए हैं। अब मुझे एक और बात बताइए, अंतिम संस्कार की तैयारी आपने की अपनी बेटी की या फिर वो भी किसी और ने किया? मैं तो पागल हो चुकी थी भैया। हमारे सहरवा, हमारे शेर पाले रहे, हमारे शेरवा के कैसे मार दे? हम शेरवा मार जिंदगी पूरी खत्म कर दिए। आपकी बेटी का अंतिम संस्कार किसने किया? पैसा किसने दिया? इंतजाम किसने किया? सुनिए, तो मुझे सारनाथ फिर वहाँ केस लिखा गया, बोले कि चलो आपको दिखाता हूँ आपकी लड़की को। तो मुझे लेके गए वहां पर, तो मेरी लड़की का निकाले, मुझे दिखाई, मैंने देखा। फिर फटाफट उन्होंने मेरी लड़की को उठा के ले गए पोस्टमार्टम करने के लिए, अब फिर निकाल के लेके आए। शव काला दिख रहा था कि नीला दिख रहा था बहन जी? शव का रंग कैसा दिख रहा था? शरीर तो मैंने नहीं देखा था, पूरा पन्नी में पैक किए थे। शशांक जी, पूरा सब मामला जो है वो बहुत पेचीदा है, संगीन है और कई तरह के संदेह सवाल हैं जो वाजिब से लगते हैं कि वो हत्या की तरफ इशारा करें। ये हत्या है, इस बात को कहने में बहुत गुरेज संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि काम ये अदालत का होता है कि तय करे कि वो हत्या है या खुदकुशी। लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए जो अभी जुड़े हुए हैं उनके 5-7 बड़ी बातें जो इस चर्चा के दौरान आई हैं। मधु जी, एक मिनट में आपके पास आ रहा हूँ।
मधु दुबे जो आकांक्षा की मां हैं मेरे साथ बैठी हुई हैं, उन्होंने 3 बातें कही। मेरी बेटी की मौत के बाद होटल से पुलिस ने बॉडी निकाली, इस बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं दी गई, जबकि बेटी के सारे रिकॉर्ड्स होटल के पास पड़े हुए थे। दूसरी बात, पोस्टमार्टम जो किया गया वो भी परिवार की मंजूरी या सहमति के बगैर पुलिस ने पोस्टमार्टम कर दिया। तीसरी बात यह है कि अंतिम संस्कार के समय भी जो इंतजाम थे, जिस तरीके से हुआ, उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी परिवार को नहीं है। यानी कि पोस्टमार्टम करवाने पर अंतिम संस्कार करने के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार अपना काम करते रहे होंगे। मैं फिर से कहता हूं, संदेह है। अब मैं शशांक जी आपके पास आ रहा हूं। आपने अभी सवाल पूछा कि डेड बॉडी कैसी थी, आपने क्या देखा, डेड बॉडी कैसी थी? देखिए, जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य दिखाई देते हैं बॉडी के, उन परिस्थितियों को देखने से बॉडी से ब्लूइश लम्स आ रहे हैं, मतलब नीले कलर का कुछ लम्स उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का डिक्लेरेशन पुलिस ने किया तो पुलिस ने बताया कि सी वाज ड्रंक्ड, और उसके गर्दन पे बताया कि उसके पीछे गर्दन पे निशान है उसके फंदे के। लेकिन जब हम लोगों ने 2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो हम लोगों ने पाया कि उसके स्टमक में अल्कोहल था ही नहीं, और न तो वो ट्रेस आउट था, और उसके ब्रीथिंग स्पीच में भी अल्कोहल नहीं था। फिर उन्होंने एक स्टोरी बताई कि वो एक पार्टी में गई थी जिसमें 3 लोगों ने मिलकर 11,000 का खाना खाया था। लेकिन आप जानकर आश्चर्य करेंगे, पुलिस ने ये बात नहीं बताई और कि उसके पेट में अनाज था ही नहीं, मतलब उसके पेट में खाना बिल्कुल नहीं था। और उसके जो पैनक्रियाज होते हैं, जिससे एंजाइम्स निकलते हैं भोजन को पचाने वाले, उसका चेम्बर फुल था, मतलब कि खाना पचाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी नहीं उसमें हुई थी स्टमक के अंदर। अच्छा, उसके स्टमक के अंदर एक ब्राउन कलर का अनआइडेंटिफाइड सब्सटेंस पाया गया। उस सब्सटेंस की वजह से उसके स्टमक के जो चैम्बर्स थे बिल्कुल चोक्ड हो गए थे। तो जब मैंने इसकी एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने बताया कि चैम्बर्स चोक्ड उन परिस्थितियों में होते हैं जब कोई हैजार्डियस पदार्थ स्टमक में जाता है। तो वो ब्राउन कलर का 20 to 30 ml का जो फ्लूइड उसके पेट में पाया गया, वह क्या था यह पता करने का प्रयास पुलिस के द्वारा नहीं किया गया। आकांक्षा दुबे की माता जी ने कहा कि समर सिंह मेरी बेटी को टॉर्चर करता था, परेशान करता था, उसको मारता था, उसको शादी के लिए कह करके अपने साथ रखा, लेकिन शादी नहीं किया और मेरी बेटी की हत्या हो गई। तो ये दोनों अलग अलग पैरे की चीजें हैं। उनकी बेटी की हत्या, और समर सिंह और संजय सिंह ने 21 तारीख को उसको धमकी दी थी, लेकिन इन लोगों ने उस घटना को यह झुका के जोड़ा कि समर सिंह और संजय सिंह के वजह से वो आत्महत्या कर ली, जबकि आत्महत्या का कोई इंस्टांस बनता ही नहीं है। और जो परिस्थितियां बनती हैं, देखिए, अगर किसी विषय को आत्महत्या डिक्लेयर करना है तो उनको मोबाइल कार्ड डिटेल्स वगैरह की जानकारी करनी चाहिए थी, तो अभी तक उसके कार्ड डिटेल्स ओपन नहीं हुए और उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी आई नहीं, और उसके जो लैब टेक्नीशियन की रिपोर्ट आनी थी वो उसकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है। तो इन सारी परिस्थितियों के होते हुए, अच्छा, एक और बनारस के एक बड़े पुलिस अधिकारी ने एक प्रेस नोट जारी कर दिया। हम लोगों ने जब यह आरोप लगाया विवेचक के ऊपर कि विवेचक ने वादिनी का बयान नहीं लिया है और अपने मन से FIR लिखा है, तो माननीय न्यायालय ने थाना सारनाथ से रिपोर्ट मांगी कि इस प्रार्थना के पत्र के प्रकाश में रिपोर्ट दीजिए। तो उसके एक दिन बाद बनारस के पुलिस कमिश्नर का एक प्रेस नोट जारी होता है कि उसने आत्महत्या कर ली थी, उन्होंने एविडेंस दी है, जबकि उसका जो पहला पैरा है, मतलब पहले पेज की जो आखिरी लाइन है, उसमें लिखा हुआ है कि उसका शरीर होटल कर्मचारियों ने फांसी के फंदे से लटकता हुआ देखा, मतलब हैंग करता हुआ देखा। तो मेरा और आकांक्षा दुबे की मां का एक ही निवेदन है बनारस के कमिश्नर साहब से कि उन जिन परिस्थितियों में होटल के कर्मचारियों ने उसकी लाश को लटकता हुआ देखा, वो वाला फोटो वो दिखा दे। तो लटक तो वो रही नहीं थी, उसका जो लोअर बॉडी पार्ट था वो बिल्कुल बेड पर बैठा हुआ था, और किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या की कोई भी संभावना उससे नहीं होती। अच्छा, मैं बता रहा था कि देखिए, जब यहाँ पर फांसी का फंदा लगता है तो 7-8 किलो का वेट चाहिए इसको
इसको दब करके प्राण निकालने के लिए, और वो जी। लगभग 50 सेकंड की प्रक्रिया होती है। तो वो जब बैठी हुई थी तो उसके शरीर का मतलब उसके सिर का भी वजन उसके गंदे पर नहीं, गर्दन पे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो तो ऊपर टंगा हुआ है वो उससे तो मतलब वहां 7-8 किलो का वजन उसके श्वास नली पे पड़ा ही नहीं, तो उसकी मृत्यु वैसे हो ही नहीं सकती है। मेरा कहना यह है कि उसके पेट में जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस पाया गया अनआइडेंटिफाइड, जिसकी वजह से उसके स्टमक चोक्ड हो गए थे। और एक और बात है कि उसके जो हार्ट्स के चैम्बर है वो भी फुल ऑफ ब्लड है। मतलब अगर वो उसने बचने का प्रयास किया होता तो वो चादर को नोचती, पैर फैलाती, पैर खींचने का प्रयास करती, तो उससे ब्लड उस चैम्बर से निकल करके, हेलो जी जी ब्लड बोलते उस रहे। चैम्बर से निकल करके बॉडी में रन करता, क्योंकि वह दिमाग का काम नहीं होता है, वह तंत्रिका तंत्र का काम होता है जब वो अपने शरीर को बचाने का प्रयास करता है। तो निश्चित तौर पर हम लोगों का ये वर्जन ये है कि उसकी हत्या हुई, और हत्या के बाद उसको आत्महत्या का रूप देने के लिए उसको जो है कि इस तरह से फांसी में लटकाने का एक ड्रामेटिकल तरीका रचा गया। जी, मेरे दो तरफ, एक तरफ आप देख रहे हैं एक माँ है मधु शर्मा जी, आकांक्षा की माँ है, दूसरी तरफ आकांक्षा की माँ के वकील, आकांक्षा की मौत का इंसाफ मांगने वाले वो पैरोकार जो अदालत से जाकर के अपने अदालत के सामने अपनी बातें रखते हैं और इंसाफ लेने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें इस शो के दौरान आपने देखी हैं जो कई तरह के सवाल संदेह खड़ा करती हैं और कहीं ना कहीं आकांक्षा की मौत को मर्डर यानी कि हत्या की तरफ वो इंगित कर रही हैं। कोई भी आदमी सुसाइड ऐसे नहीं करता है। सुसाइड करने का कोई तात्कालिक कारण होता है, वो दिखना चाहिए। तस्वीरों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस पूरे केस में बाहरी कारण चाहे जो रहा हो, लेकिन आकांक्षा की मौत का तात्कालिक कारण जो दिखता है वह संदीप सिंह है। तस्वीरों से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक विंडो में जो वीडियो है वह 25 मार्च रात 8 बजे के आसपास का है और यह सारनाथ के होटल सुमेंद्र की लॉबी है जब आकांक्षा पार्टी में जा रही थी। वह डांस भी कर रही है, खुश दिख रही है और कहीं से भी किसी तरह का तनाव दिख नहीं रहा। दूसरे विंडो में जो वीडियो है वो उस मॉलिक्यूल बार का है जहां आकांक्षा गई थी। इस बार में आकांक्षा संदीप के साथ रात 9:20 पर पहुंची, यानी कि लगभग 1 घंटा लगा जाने में। सारनाथ के होटल सुमेंद्र से बनारस के महमूदगंज के मॉलिक्यूल बार तक जाने में वक्त 1 घंटे का। अब लौटने का टाइम देखिए, रात के 12 बजे के बाद जब सड़क खाली होती, कोई ट्रैफिक नहीं होता है। जो पार्टी हुई उसका बिल आया 11,159 रुपये। बार वालों ने 20% डिस्काउंट दिया और 9,836 रुपये का पेमेंट हुआ। मेरे सहयोगी आकाश बताएंगे कि पेमेंट किसने किया, लेकिन नीचे आकांक्षा को लेने के लिए वहाँ संदीप था। MG हेक्टर ब्लैक कार से वो आकांक्षा को लेकर के निकलता है और मैं मान लेता हूँ कि जब 12:08 पर आकांक्षा को लेकर के वो पार्टी के लोग नीचे आते हैं, 15-20 मिनट और लग गए होंगे कार से निकलने में, तो मानकर चलिए कि 12:20 पर वहाँ से संदीप लेकर के निकलता है। लेकिन होटल पहुँचता कब है? वो सुमेंद्र होटल पहुँचता है रात के 1:50 पर। यानी कि शहर में ट्रैफिक जब हेवी होता है उस समय 1 घंटा लगता है और जब बिल्कुल सड़क खाली होती है उस समय 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता है, जबकि उस समय होटल तक उस बार से आने में अधिक से अधिक 30 मिनट का वक्त लगता है। यानी कि घंटे भर का जो समय है वो संदीप आकांक्षा को लेकर के कहीं और था। इस घंटे भर के समय का भी हिसाब होना चाहिए। संदीप जब होटल पहुंचता है उसके बाद वो 20 मिनट के लिए कमरे में जाता है और अभी संदीप, आकांक्षा के वकील का कहना ये है कि उस कमरे में सिर्फ संदीप और आकांक्षा दाखिल नहीं हुए, उस कमरे के भीतर पहले से भी लोग थे जो शराब पी रहे थे। शराब की बोतलें जो कमरे में हैं वो इस बात की गवाही देती हैं। और आकांक्षा को लेकर के अभी आपने जो 3-4 बातें कहीं, जो लोग अभी इंडिया न्यूज़ से जुड़े हैं उनके लिए बताऊं, आकांक्षा के वकील ने 5-7 बातें कही हैं। पहली बात यह है कि आकांक्षा का जो नोट था, जो गांठ थी, वो बगल में थी, ना कि सामने से थी। आकांक्षा के हार्ट का जो चैम्बर था वो ब्लड से भरा हुआ था। अगर वो सुसाइड की स्थिति होती और आदमी छटपटा रहा होता तो ब्लड बाकी हिस्सों में जाता तो कम होता। आकांक्षा का पेट खाली था और उसके जो एंजाइम्स थे
वो पूरी तरह से बाहर थे, यानी कि जो एंजाइम सिक्रीट करने वाले ऑर्गन होते हैं उनका सिक्रीशन प्रॉपर था, लेकिन खाना नहीं था, इसलिए वो वहाँ कंज्यूम नहीं हो पाए, तो भरे पड़े थे। यानी कि एक आदमी जिसने खाया नहीं, एक आदमी जिसने शराब पी नहीं, वो आदमी कोई कारण नहीं दिखता है सुसाइड करने के, फिर भी वो खुदकुशी कर लेता है बकौल पुलिस। और पुलिस के हवाले से पुलिस के पर सवाल जो है वो आकांक्षा की माँ उठा रही हैं। वो 3 बातें कह रही हैं। पहली बात ये कि उनकी बेटी की बॉडी को होटल से जब निकाला गया तो पुलिस ने इस बाबत कोई जानकारी उनको नहीं दी। जब पोस्टमार्टम हुआ तो उनकी मंजूरी नहीं ली गई, और जब अंतिम संस्कार हो रहा था उस समय भी जिस तरीके से परिवार की भूमिका होती है उस तरीके से उनकी भूमिका नहीं थी, जैसे कि वो सब कुछ कोई और निपटाता चला गया और वो निकल गया। इसमें एक नाम आया अनुराधा सिंह का। वो आकांक्षा की सहेली हैं, मुंबई में वो उनके साथ बहुत नज़दीकी रिश्ते में रहती थी। आकांक्षा की मौत के बारे में पहली जानकारी आकांक्षा की माँ को मुंबई में उन्होंने दी, वही वहाँ से टिकट कटवाई माँ का और भाई का। वो लोग बनारस पहुँचे, पीछे से अनुराधा आई, अनुराधा ने ही अंतिम संस्कार करवाया और फिर उन्होंने कहा कि मेरा काम हो गया, मैं निकल रही हूँ। यहाँ मैं प्रियंका सिंह को जोड़ना चाहता हूँ। प्रियंका जी, उस समय आप थीं, अनुराधा ने आपको आने से मना किया था और आपको जानकारी दी नहीं, रास्ता बताया नहीं, फिर भी आप पहुँच गई थी। अनुराधा सिंह उस समय जब अंतिम संस्कार चल रहा था, उनके चेहरे पर तकलीफ थी, उनके चेहरे पर एक दोस्त को खोने का दर्द था, या फिर वो आपको परेशान हाल दिख रही थी? जब मैंने उनको सिर्फ एक हाथ की दूरी पर देखा और जब वो मेरे सामने उठ के खड़ी हुई थी तो वो किसी के साथ फोन पर बिजी थी, और उनके चेहरे पर किसी तरीके का दुख या किसी तरीके का अवसाद या किसी तरीके के रोने की कोई निशान मुझे नहीं दिखाई दिए। और मुझे लगा कि पता नहीं ये कौन है। फिर मैंने घर वालों से पूछा कि जब मैंने फोन किया था यहाँ पर आने के लिए तो किसी ने मुझे मना किया, तो वो कौन था आपके साथ में? तो मैंने जो वॉइस रिकॉर्ड किया था उनको सुनाया, तो घर वालों ने पुष्टि की कि ये अनुराधा सिंह है। तो मैंने कहा ये कौन है? तो उन्होंने बोला कि ये आकांक्षा के मित्र हैं जो मुंबई से आई हैं। तो मैंने कहा कि इस तरीके से अगर ये उनकी मित्र हैं तो इस तरीके का इनको किसने जो है हक दिया है कि कोई भी हो सकता है, ये ऐसी अवस्था है। क्योंकि मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि उस वक्त जो है आकांक्षा के पिता भी जो है वो नहीं पहुंचे थे वहां पर। तो इतनी जल्दी क्या थी कि पिता भी नहीं पहुंचे थे और इस तरीके से अंत्येष्टि संस्कार की इतनी जल्दी का मुद्दा मुझे समझ में नहीं आया। और कहीं ना कहीं जो है उस वक्त उनके बड़े पापा ने पूछा कि क्या अनुराधा रुकने वाली हैं, तो एक शख्स ने पीछे से कहा कि नहीं, अनुराधा रुकेंगी नहीं, यहाँ से निकल जाएंगी, उनका होटल बुक है, वहां वो चेंज करेंगी, फिर उसके बाद वाया फ्लाइट वो मुंबई निकल जाएंगी। तो उस व्यक्ति का भी एक रोल है कि वो वहां क्या कर रहे थे, क्या वो सहयोगी थे उनके, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। प्रियंका सिंह ये कह रहे हैं कि अनुराधा सिंह अंत्येष्टि के समय उनको तकलीफ में, दर्द में नहीं दिखी। उन्होंने अंतिम संस्कार करवाया और फिर वहाँ से सीधे मुंबई निकल गईं। उन्होंने ही माँ का और भाई का टिकट कटवाया था आकांक्षा के, लेकिन पिता के आने का इंतज़ार नहीं किया गया। पिता रास्ते में थे, पिता के आने का इंतज़ार और किया। वहाँ पर सर जी वहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जब मैंने इनसे पूछा कि जब हम दोबारा उसको बराबर कॉल कर रहे थे तो आपका फोन कहाँ है, तो उन्होंने कहा था कि अनुराधा जो है मेरा फोन और मेरे बेटे दोनों का फोन लेकर वो है अपने पास रख लिया उन्होंने, ताकि किसी से किसी तरीके का संपर्क ना हो पाए। और वहां पर जब मैं पहुंची, जब मैंने अनुराधा को देखा तो वो लगातार किसी के साथ फोन पर बिजी थी और मैं 1.25 घंटे वहां पर थी और 1.25 घंटे वो लगातार किसी के साथ फोन कॉल पर ही बिजी रही। तो ये इसका क्या तात्पर्य है ये बाकी जो जनता है वो समझे। मैंने जो देखा मैं वो आपको बयान कर रही हूँ। जिस तरीके से समर सवालों के घेरे में है, वो लगातार संबंध में था, एक रिलेशन था आकांक्षा के साथ और वो उसको दबाया सताया करता था। जिस तरीके से संदीप आकांक्षा के नज़दीक था और संदीप सवालों के घेरे में है। संजय सिंह जो फाइनेंसर है समर का और वो भी फरार है, वह भी सवालों के घेरे में है। उसी तरीके से अनुराधा सिंह भी सवालों के घेरे में है। मैं यह मान सकता हूँ कि इसमें से कोई भी आदमी कानून के दायरे से बाहर जा सकता है अगर बेकसूर है तो, लेकिन अगर उसका कहीं भी कसूर है, गुनाह बनता है तो कानून के खिलाफ काम करेगा
और आकांक्षा के परिवार को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मेरे साथ नेहा जुड़ी हुई हैं, नेहा अभी जुड़ी हैं। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ के साथ। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, कहा यह जाता है कि यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार अपना शिकंजा कसे रहते हैं लड़कियों के ऊपर, उनके सपने, उनकी उम्मीदें और उनका आगे बढ़ने का संकल्प, ये सब कुछ टूटता चला जाता है। वो जो कुछ सोच करके आती हैं वैसा कुछ होता नहीं है, उनके सारे सपने मुरझा जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और वो एक गिरोह के शिकंजे में आ जाती हैं और फिर चलता फिरता लाश सी हो जाती हैं। सबके साथ मुमकिन है ऐसा ना हो, लेकिन ज़्यादातर के साथ ऐसा होता है। आपका अनुभव, अपना अनुभव इस बारे में क्या कहता है? मैं आपको बता दूं कि मेरा जो अनुभव है वो इंडस्ट्री में मैंने 10-12 साल से लगभग लोगों को झेल रही हूं और लोगों को झेलते आ रही हूं। मैं 2010 से इंडस्ट्री में हूं। हर किसी के साथ एक लॉबी है कि उनको काम तभी मिलेगा जब वो उनकी, एक साफ शब्दों में कहा जाए तो, कीप बन के रहेंगी, उनकी गर्लफ्रेंड बन के रहेंगी या फिर उनके साथ वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगी। अभी तनु जी ने कहा कि उस बदतमीजी भरी बातों में मुझे ही वो लड़की ने पहली बार गाली दिया था और बहुत ही गंदी तरीके से गाली दिया था, आपको बता दूं सर। और जिस बंदे की बात कर रहे हैं तनु जी की, एक बंदा था उसके साथ, वो मेल कोई पुरुष था, उस बंदे को मैं बहुत बखूबी से जानती हूँ। नाम क्या है उसका? मनोज जायसवाल जी। और उस बंदे को आज मैंने तनु जी से कहा कि वो बंदा था ये कौन? मनोज जायसवाल क्या मुंबई में रहता है? ये मनोज जायसवाल जो है काशी घाट, दशाश्वमेध घाट पे कुछ सरकारी प्रोग्राम या देव दीपावली महोत्सव वगैरह जो होता है तो सीरियल आर्टिस्ट वगैरह को बुलाता है। जहां तक मेरा पर्सनल अनुभव है, बहुत ही दो कौड़ी का आदमी है। मेरे घर के सामने इसका घर भी है। आकांक्षा के मामले में अभी तक जितनी भी बातें हैं मैंने आप सबों के सामने रखी हैं। संजीव देसवाल जी मेरे साथ हैं, डिटेक्टिव हैं। और सर एक बात और कहना चाहूंगी। हाँ, बोलिए। सबसे पहले जब हमने फोन किया उनकी माता जी को, हमने चाहा, तनु जी ने चाहा कि सब लोगों ने चाहा कि आखिर इतनी जल्दी क्या है, पर वो अनुराधा इतनी हड़बड़ी में थी, वो चाहती थी कि कहीं ना कहीं उसकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया जाए ताकि उसका फोन अनलॉक ना हो सके, क्योंकि थंब से उसका फोन अनलॉक हो सकता था। पुलिस के ऊपर भी मैं संदिग्ध नजरें अपना रखना चाहूंगी, क्योंकि जब डेड बॉडी आपके सामने थी, आपके पास फोन था, आपने फोन प्रयोगशाला भेजा, तो आप लोगों ने ये क्यों नहीं कहा कि आप अभी डेड बॉडी को मत जलाइए, आप अभी रुक जाइए, हम लोगों को फोन अनलॉक करना है, उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट मिल सकते थे, उसमें से कुछ सबूतें मिल सकती थी। फोन अनलॉक नहीं हुआ, प्रिंट, अभी तक दूसरा फिंगरप्रिंट रिपोर्ट से। नहीं आई। जी अभी तक बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो सामने नहीं हैं, फिर भी पुलिस ने कहा कि ये सुसाइड है। इसलिए पुलिस की भूमिका भी संदेह के दायरे में है। वकील भी यही बात कहते हैं, माँ भी आकांक्षा की यही कह रहे हैं और जो आपके स्क्रीन पर हमारे सामने आकांक्षा की दोस्त बैठी हुई हैं, आप सब लोग भी यही कह रही हैं। संजीव देसवाल जी, आपने पूरा माजरा देखा, आपने पूरी बात सुनी है। एक डिटेक्टिव के नाते इस केस को आप क्या पाते हैं? यशवंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज़ का बहुत धन्यवाद कि आप इस तरीके के केसेस को बहुत हाईलाइट करके बहुत जोर शोर से उठाते हैं और जिससे कि न्याय की आशा बनती है। और पुलिस की नेग्लिजेंसी में ऐसा केस देखने में आता है कि जहां पे सुसाइड या मर्डर, इनके बीच में एक अबेटमेंट ऑफ सुसाइड होता है, जहां पे मर्डर की तरह ही सजा भी होती है, लेकिन पुलिस की नेग्लिजेंसी की वजह से और एविडेंस ज़्यादा कलेक्ट ना कर पाने की वजह से और क्रिमिनल के खिलाफ डिजिटल अपडेशन न होने की वजह से पुलिस अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से ऐसे केसेस को जो कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड या मर्डर की तरफ इशारा करते हैं, सुसाइड में बदल देती है। अब बात आती है कि साधारण स्थितियों में सुसाइड कौन करता है। साधारण स्थितियों में वो लोग सुसाइड करते हैं जिनके साथ कोई मेंटल टेंशन हो, कोई फिजिकल टेंशन हो, कोई पारिवारिक समस्याएं हो। और ऐसे लोग जब आत्महत्या करते हैं तो ज्यादातर सुसाइड नोट भी लिखते हैं और उनकी, कहते हैं, मौत से पहले उनका बिहेवियर पैटर्न भी चेंज होता है। इस केस में हमने देखा, क्राइम सीन पे भी हम लोग कहते हैं, हम लोगों ने क्राइम सीन पे भी कहते हैं इस पे इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की थी और इसमें हमने देखा कि जो आकांक्षा दुबे जब होटल पहुंचती हैं तो उससे पहले वो एक पार्टी को अटेंड करके आ रही हैं, खुश हैं। ऐसा कहीं से नजर नहीं आता कि वो इंसान किसी तरीके से सुसाइड प्लान कर रहा है।
ऐसे में जब वो 17 मिनट अपने कमरे में रहती हैं उस संदीप के साथ जो उनको छोड़ने आया था, और उसके संदीप के जाने के बाद, देखिए इसमें एक बात बहुत समझने वाली बात है कि हमारे पास ये सारी बातें हमने कर ली। मैं देशवाल जी सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये सारी बातें दोहराने का कोई मतलब नहीं है। आपको बतौर डिटेक्टिव इसमें क्या लग रहा है? क्योंकि बहुत सारे सबूत, बहुत सारे संकेत, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं। कंक्लूशन के तौर पर आप कहाँ जाना चाहेंगे? मैं ये समझता हूं कि ऐसे केसेस के अंदर अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड की तरफ ये केस जाता हुआ साफ साफ दिखता है, मर्डर की तरफ जाता हुआ नहीं दिखता। सुसाइड ये है नहीं, ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में बहुत सारे एविडेंसेस क्लियर हैं। आपका कहना ये संजीव देशवाल जी का कि अबेटमेंट टू सुसाइड है, लेकिन सुसाइड करने के लिए कोई प्रोवोकेशन, भड़काने की स्थिति उस समय उस रात में बनी थी क्या? ये बहुत बड़ा मसला है। अगर नहीं बनी थी तो फिर मौत का कारण क्या है? जिस तरीके से बिस्तर पर बैठी हुई बॉडी थी आकांक्षा की, और कमरे में बिखरी हुई ग्लासें और बॉटल हैं, आकांक्षा का लौटने के दौरान संदीप का कमरे के भीतर 20 मिनट रहना है, आकांक्षा के गले के फांस के का साइड में होना है, आकांक्षा की बॉडी के भीतर के जितने भी ऑर्गन्स थे उनका अपना काम करते रहना है। यह सब कुछ सामान्य स्थितियों के संकेत हैं। तो असामान्य तरीके से मौत जो है वह नहीं हो सकती है। यह बात उनके वकील और उनकी मां भी कह रही हैं। ये दो लोग हैं, एक डिटेक्टिव हैं जो कहते हैं कि नहीं यह अबेटमेंट टू सुसाइड हो सकता है, लेकिन परिवार वकील कहते हैं कि नहीं हत्या है, और दोस्त हमारे साथ सामने हैं वह भी कह रहे हत्या है। एक चीज़ मैं छोड़ करके आया था कि जो पार्टी हुई थी उस पार्टी का पैसा अरुण पांडे ने पे किया, ना कि उस आदमी ने, संदीप ने, जो लेकर के आया था। आकाश, इस पार्टी और पार्टी में जो चीज़ें हुई और उसके बाद नीचे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में दर्शकों को आप ज़रा बता दें। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहीं पे खड़ा होता है राणा साहब। दरअसल जिस पार्टी में आकांक्षा को बुलाया गया था उस पार्टी में पेमेंट को लेकर संदीप और जो पांडे दंपत्ति है उनसे बहस हुई थी, और इस बहस को लेकर भी पुलिस अपने थ्योरी पे काम कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है जिस तरीके से मधु दुबे आरोप लगा रही है कि समर सिंह धमकी दे रहे थे। हो सकता है 17 मिनट जो कमरे में संदीप पहुंचा था वो 17 मिनट क्या कर रहा था? हो सकता है संदीप भी धमकी दे रहा होगा, या फिर संदेह सवाल बहुत सारे हैं आकाश, हमारे सहयोगी उठा रहे हैं। चलते चलते आपका एक नोट में चाहूंगा, क्लोजिंग रिमार्क शशांक जी। जी देखिए, जो इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात है और सबसे महत्वपूर्ण कि आकांक्षा दुबे के पास कोई भी काज ऑफ आत्महत्या का कोई कारण नहीं था। उनके बॉडी का जो स्टेटस है वो बिल्कुल ही है। अच्छा, एक चीज और आपको बताऊं, उनके कमरे में जब पत्रकार लोग सबसे पहले गए और फॉरेंसिक जांच हो रही थी तो पूरा कमरा बिखरा हुआ था। ठीक है, पूरा कमरा बिखरने का मतलब है कि शराब की गिलास पड़े हुए थे, बोतलें थी और कमरा अस्त व्यस्त था। लेकिन आप उस चादर को देखेंगे जिस पर उसको बैठा करके वो पोजीशन डेवलप की गई है, वो चादर बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बिल्कुल श्रिंकल लेस है। तो वो प्रथम दृष्टया जो है वो घटना में ये समझ में आता है कि जो भी उसने बचने का प्रयास किया होगा, उस बचने के प्रयास में कमरे में भी अस्त व्यस्त चीजें हो गई होंगी, लेकिन चूंकि मरने के बाद वो बेड पर उसको बैठाया गया इसलिए वहां पर वो स्थिति नहीं बन पाई। तो वो शशांक जी, समय की कमी है, लेकिन आपने आकांक्षा के वकील के तौर पर इंडिया न्यूज़ के जरिए देश के सामने अपना जो पक्ष रखा है वो बहुत कन्विंसिंग है, और प्रियंका जी और निशा जी ने जो अपनी बात रखी है उसमें बहुत दम है। काम कानून का है, लेकिन पुलिस भी सवालों के घेरे में है। वो तमाम लोग, चाहे वो समर हैं या संदीप हैं या संजय हैं या अनुराधा हैं, यह सब लोग भी संदेह सवालों के घेरे में हैं। जैसे जैसे जांच ईमानदारी से आगे बढ़ेगी और अदालत, इनके अलावा कोई या इनके अलावा मुख्य साजिशकर्ता कोई और है, कोई और भी हो सकता है। मैंने कहा कि पर्दे के सामने जो चेहरे दिख रहे हैं, इन चेहरों की बिना पर, उन झगड़ों के बिना पर और इनके बीच जो रिश्ते तने हुए हैं, इसके आधार पर कोई आदमी अपना मतलब साध गया हो और इनके सिर पर वो ठीकरा फोड़ गया हो, यह भी हो सकता है। इस खेल में किरदार कई हैं, साजिशें कई हो सकती हैं और कई लोग हो सकते हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानून अपना काम करेगा, इंसाफ की लड़ाई चल रही है। अरसत में आज इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं आपको बताना चाहता हूं कि अरसत अब आप 11 अप्रैल से रोज़ देख सकते हैं, यानी कि बुधवार से रात 10 बजे
तो 11 अप्रैल बुधवार से रात 10 बजे अरसत आप सोमवार से लेकर शुक्रवार तक देखिए और रविवार को अरसत विशेष। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए विदा, नमस्कार।